हूँ दिव्या गुप्ता and I'm a former assistant commandant with Central Reserve Police Force. I gave my exams in the year 2012 and cleared it in very first attempt. And now after serving for 5 years, I'm here to guide, mentor and prepare you for your future in defense. Hi guys, so here we are with a brand new interview series जहाँ पे हम CAPF aspirants के इंटरव्यू लाएंगे जिन्होंने एक्चुअल में CAPF एग्जाम क्लियर कर लिया है और जो आप लाखों बच्चों का ड्रीम है उसको वो अब अचीव कर चुके हैं. एंड टुडे इन दैट सीरीज वी विल बी टॉकिंग टू प्रभात सिंह सिरोही जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया है और वो आज आपको बताने वाले हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या क्या बुक्स उन्होंने ली, क्या उनका पेपर 1, पेपर 2, मेडिकल, फिजिकल इंटरव्यू में क्या क्या हुआ उनके साथ, आज वो हमें डिस्कस करने वाले हैं. एंड वो आपको ये भी बताएंगे उनके कितने मार्क्स आए, कैसे स्कोर करना है, उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. तो लेट्स सी. वेलकम प्रभात टू आवर चैनल एंड फर्स्टली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रभात, सबसे पहले हम पूछती हूँ मैं आपसे कि थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई, कहाँ पे आप पैदा हुए, बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए. एंड आपको फोर्सेस में ज्वाइन करने का कैसे हुआ? ओके, हेलो एवरीवन, आई एम प्रभात सिंह सिरोही एंड आई एम फ्रॉम हापुड़ यूपी. मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक से की है एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2017 एंड माय फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम सीआईएसएफ. माय मदर इज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ. तो मुझे बचपन से ही मैं एनवायरनमेंट में रहा हूँ, मम्मी के साथ उनका ऑफिस वगैरह भी जाता था, तो मेरे को अटैचमेंट था सीएपीएफ के लिए, इसीलिए मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू की अपनी ग्रेजुएशन के बाद. और 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इसको सीएपीएफ एग्जाम्स को क्लियर किया और मेरी रैंक 165 थी और मेरे को बीएसएफ मिली है. ओके, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई और भी एग्जाम की तैयारी करी या सिर्फ आप सीएपीएफ के लिए ही तैयारी कर रहे थे? जी मैम, मैंने शुरू तो एक्चुअली किया था एसएससी सीजीएल के लिए, बट इसे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त एसएससी के जो एग्जाम्स थे उन पे स्टे लग गया था, तो वो 1 साल तक एग्जाम नहीं हुए थे. तो मैंने अपना फोकस फिर कम्प्लीटली शिफ्ट किया सीएपीएफ की तरफ. वरना शुरुआत में मैंने सीजीएल के लिए शुरू किया था, बट उसके बाद अगस्त में एग्जाम था और मार्च में स्टे हो गया था एसएससी के एग्जाम्स पे. तो मैंने मार्च से अगस्त तक सिर्फ सीएपीएफ एसी के लिए प्रिपरेशन की और उससे ही मेरा क्लियर हो गया. तो आपने बेसिकली अराउंड 6 मंथ्स प्रिपेयर किया होगा सीएपीएफ के लिए? जी, सिर्फ मार्च से अगस्त में मेरा एग्जाम था और मैंने मार्च से प्रिपरेशन शुरू की थी. उसके अलावा मैंने उससे पहले कोई कोई स्पेशल प्रिपरेशन सीएपीएफ के लिए नहीं की थी. बाकी सबको मिसलेनियस जो चल रहा था उसी के लिए. ओह ग्रेट. सो आपने 6 मंथ्स में सीएपीएफ एग्जाम क्रैक किया है. सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कैसे क्या स्ट्रैटेजी रही होगी. तो प्रभात प्लीज आप सब स्टूडेंट्स से जरूर शेयर करिए. सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे. इसमें पेपर 1 पेपर 2 दो होते हैं, तो पेपर 1 की बात करेंगे कि आपने क्या क्या बुक्स इसमें यूज करी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है 6 महीने में, किस तरह पूरा सिलेबस आपने कवर किया. मैंने जब शुरू किया था तो मैंने देखा कि पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस आते हैं 250 मार्क्स के. तो जब मैंने कट ऑफ देखी, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी, तो 110 to 120 अगर मैं स्कोर करता हूँ तो मेरे को लगा कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ फर्स्ट एग्जाम को. तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने रियलाइज किया कि 20 मार्क्स आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आते हैं. सो मेरे 40 मार्क्स मेरे को पता था कि मैं यहाँ सिक्योर कर सकता हूँ, उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि मेरे मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी अच्छी है क्योंकि मैं सीजीएल के लिए भी कर रहा था. तो मेरे को 40 मार्क्स सिक्योर हो गए. उसके बाद मेरे को बाकी मैंने देखा कि जो साइंस थी, साइंस के भी हर साल 20 से 25 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं. तो मैंने उस पर भी अपना फोकस करना शुरू किया. साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी 10 to 12 ये मैंने की थी तीनों के लिए. बायोलॉजी में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी. बट फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा उतने से हो गया था. और हमें इस एग्जाम में ज़्यादा डीपली भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच की बिल्कुल ही हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपरली पता होना चाहिए. बट हाँ, मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, उनको अप्लाई हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है वो पता होना चाहिए. इसमें कोई ऐसे थ्योरी नहीं आती कि हमें पूरा ऐसे लिखने पड़ेंगे. हमें सिर्फ उनको प्रैक्टिकली कैसे रियल लाइफ में वो अप्लाई हो सकते हैं उस बारे में हमें उस तरीके से सोच के इसको पढ़ना होता है. और उसके बाद मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से की थी. और उसके लिए मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट और मेडिवल के लिए मैंने लूसेंट को यूज किया था.
उसमें अराउंड 70 to 80 पेजेस में नोट्स के वे में है, तो वो जल्दी हो गया था मेरा। और मॉडर्न के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि CAPF में मॉडर्न के काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके लिए फिर मैंने बिपिन चंद्रा की थी, और उसके बाद स्पेक्ट्रम में नोट्स के फॉर्म में लिखा रहता है, तो मैंने उसको यूज़ किया था हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, वही यूज़ की थी। और रिवाइज करने के लिए मैंने फिर उसको लूसेंट से रिवाइज किया था, क्योंकि एग्जाम के टाइम में थोड़ा जल्दी से रिवाइज करना था, तो लूसेंट में काफ़ी लिमिटेड है, तो उससे मेरा जल्दी रिवाइज हो गया था। इकोनॉमिक्स मैंने बिल्कुल नहीं की थी, मैंने ट्राई किया था बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऑल टुगेदर वो स्किप कर दिया पोर्शन। और ज्योग्राफी मैंने सिर्फ 11th और 12th की थी, 11th 12th NCERT बुक से, उतने से मेरा हो गया था जी। ओके, सो पेपर 1 का आपने काफी हमें क्लियरली बता दिया। तो ये जब आपने पढ़ लिया एक बार, तो आपको कितना टाइम लगा फर्स्ट टाइम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में, और उसके बाद आपने इन सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे किया? मतलब आपने उन वापस बुक्स को पढ़ा, या नोट्स बनाए, या MCQ प्रैक्टिस किया? हाउ वाज द रिवीजन? तो सबसे पहले मेरे को लगे थे 2-3 महीने मेरे को, मतलब पढ़ने में मैंने काफ़ी थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश की थी कि कवर जल्दी से कर सकूं, और रिवीजन पे एक बार दोबारा ज़्यादा फोकस कर सकूं अच्छे से। तो मैंने 2 महीने शुरू के लगा दिए थे मैंने इन सबको, एक मतलब स्पीड से थोड़ा पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने फिर उनको दोबारा रिवाइज करना शुरू किया, वही सारी बुक्स को दोबारा से पढ़ने के लिए कोशिश की। तो मैं जो छोटे छोटे नोट्स अवेलेबल होते थे इंटरनेट वगैरह पे, मतलब इन सब चीज़ों से, तो मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शन नोट्स बनाने के ट्राई करता था, और उनको मैं एग्जाम टाइम से मतलब 10-15 दिन पहले मैंने उन्हें दोबारा रिवाइज करने के लिए कोशिश की, कि मैं वो जो छोटे छोटे नोट्स हैं मैं उनको रिवाइज कर सकूँ, ताकि मेरे को एक पॉइंट याद रह सके कि हाँ इस ये सब आर्टिकल्स ये हैं, और आर्टिकल इसी ये आर्टिकल का ये है। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े नोट्स बनाने भी शुरू कर दी थी उन्हीं के साथ पढ़ते वक्त ही, तो उससे मेरा रिवीजन अच्छा हो गया था। ओके, दैट्स वेरी गुड। एंड ओके, सो आई थिंक पेपर 1 हमने कर लिया है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर 2। अब पेपर 2 भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा राइटिंग है, एंड उसमें एक पोर्शन इंग्लिश का भी है। तो आप एक तो मुझे बताइए, आपने कैसे प्रैक्टिस किया राइटिंग का सब सारे फॉर्मेट्स के लिए, और इंग्लिश पे कितना फोकस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपने कितना किया? जी मैम। मैम, जो पेपर 2 है उसमें हमारे करंट अफेयर्स के काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और वो करंट अफेयर्स हमारा पेपर 1 में भी हेल्प करता है। 15 to 20 क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स से आते हैं, तो मैं करंट अफेयर्स पे मैंने अच्छे से फोकस किया था, और मुझे लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो उसी में उसके लिए आप जो, अगर जैसे सेकंड पेपर है उसमें एसेज आते हैं, पीसी राइटिंग आती है, हमें 2 and 4 के लिए उसमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कि लिखना कैसे है, हमें अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट आता भी है हमें, तो कई बार प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम टाइम पे हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लिमिटेड वर्ड्स में ही उसको लिखना होता है। तो 300 वर्ड्स में अगर लिखना है, तो हमें हर किस चीज को कितना वेटेज देनी है ये हमें आना चाहिए। तो ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि हम पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं एस्से राइटिंग के लिए, क्योंकि उनके टॉपिक्स मोस्टली सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो इस वक्त जो हमारे अराउंड जो चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी है कि उसी से एस्से में क्वेश्चन वगैरह आए। तो आर्ग्यूमेंट्स में भी उससे ही आते हैं। एंड प्रीसी राइटिंग का मेरे को मैंने थोड़ी और ज़्यादा की थी, क्योंकि 1/3 में प्रीसी को लिखना उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि मोस्टली यही होता है कि हम वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैं कभी भी अपना जो आंसर का जो मतलब एक फॉर्मेट है उसको ब्रेक ना करूं, प्रीसी राइटिंग में मैं वर्ड लिमिट के अंदर रहूं, एस्से में मैं वर्ड लिमिट क्रॉस ना करूं। और मेरी यही कोशिश थी कि मैं आंसर में अपना फॉर्मेट ब्रेक ना करूं, एस्से का जो फॉर्मेट होता है उसी को फॉलो करूं, वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करूं। एंड जो ग्रामर का पोर्शन था उसके लिए मैंने एसपी बख्शी को यूज किया था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब करना होता है, एंड वो बहुत ही ईजी मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स उनको सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा कोशिश की कि मैं उनको 20 में से अराउंड 18 तो सिक्योर कर ही लूं। इसके लिए मैंने एसपी बख्शी को यूज किया था करेक्ट। ग्रामर के लिए। और बाकी जो रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी, ऐसे इनके फॉर्मेट्स भी एसपी बख्शी से? नहीं, इसके फॉर्मेट्स के लिए मेरे अरिहंत की बुक आती है, तो उसमें फॉर्मेट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। ओके। एससी गुप्ता शायद नाम है, मेरे को नाम तो भी याद नहीं है। और ओके। उसके मैंने एडिटोरियल्स जो हिंदू में आते हैं उनको फॉलो किया था। ओके। 5-6 महीने जब मैं साथ साथ ही वो रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसी से हो गया था। ओके, सो न्यूज़पेपर आप 6-7 महीने से पढ़ रहे थे, द हिंदू? हाँ जी, हाँ जी।
ओके, जी सो डन हाउ मैम। इम्पोर्टेंट इज द न्यूज़पेपर? बिकॉज बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, पढ़ने की जरूरत है, डेली न्यूज एनालिसिस देख लें, सो व्हाट इज योर टेक? मेरे को लगता है कि अगर हम एडिटोरियल सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 के लिए जो अगर हमें कुछ ऐसे लिखना है तो हमारे पास थॉट्स और आइडियाज होने बहुत जरूरी हैं। और बिल्कुल। न्यूज़पेपर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हमें एक नए नए आइडियाज, नए नए पर्सपेक्टिव जो लोग होते हैं उनके मिलते हैं, तो उससे हमें हेल्प हो जाती है। अगर सिर्फ पेपर 1 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं मेरे को लगता है कि जो डेली वीडियोस वगैरह चैनल्स पे अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, उससे भी हो सकता है। मैंने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया था पर्सनली, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि वो नोट्स के फॉर्म में मंथली डालते थे, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी, तो मैंने उसे भी फॉलो किया था। बट अगर पेपर 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हाँ, न्यूज़पेपर हेल्प करता है और पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। राइट। ओके, एंड जो आपने ऐसे करा था वो हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में। मैंने पूरा एग्जाम इंग्लिश में दी। ओके, एंड करंट अफेयर्स बच्चों को कितने महीने के पढ़ने चाहिए एग्जाम के पहले? मतलब 1 साल, 6 महीने, 8 महीना, कितना? मैंने 9 मंथ्स के किए थे, इससे ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था, वरना मैं 9 मंथ्स के करके गया था। और पूरे एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि करंट अफेयर्स का कोई मेरा क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, क्योंकि सारे उसी में से ही हो गए थे। सारे और हो? वो यूट्यूब वीडियोज और न्यूज़पेपर के सारे हो गए थे मेरे। ओह, वेरी गुड। सो प्रभात, आपने जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करी है, ये आपने सारा सेल्फ स्टडी किया है या कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग और एनीथिंग यू जॉइंड? नहीं, मैंने सीजीएल के लिए सिर्फ कोचिंग की थी, तो उसके बाद तो ये सब मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। सीएपीएफ के किसके लिए लिए मैंने कोई कोचिंग ली एक्स्ट्रा थी? कोचिंग वगैरह, मैंने सीजीएल के लिए ली थी पहले अच्छा। ही, बट वो कंप्लीट डिफरेंट है, तो उसका मेरे को नहीं लगता कोई हेल्प हुई थी। मैंने इसके लिए सेल्फ स्टडी की थी। ओके, सो प्रभात, जैसे आप पेपर 1 की जब तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 की तैयारी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया, फॉर्मेट और राइटिंग, या फिर एंड में आपने 1 महीने में या 2 महीने में करा? जी जी, एंड के 1 या 2 महीने में मैंने किया था वो। उससे पहले तो मैं सिर्फ पेपर 1 पे ही फोकस कर रहा था, तो एंड के दो क्योंकि महीने में पेपर आपने 1। प्रैक्टिस करा, और तब तक आपका जी जीएस भी हो गया फर्स्ट पेपर का। हाँ जी। एडिटोरियल तो आप पढ़ ही जी रहे थे, तो आपका नॉलेज बेस तो बढ़ जी ही जी, गया और आपको फिर बस राइटिंग प्रैक्टिस बचा था। राइटिंग प्रैक्टिस करनी बची थी ओके, कि सो एक्सप्रेस किस तरीके से करना है। राइट, तो पेपर 1 के लिए आपने एक तरह से 6 महीने दिए, और स्पेसिफिक पेपर 2 जी की बात करें तो 2 महीने। हाँ, दो, 1 या 1.5 महीने एक्चुअली बोले तो, दो अच्छा। महीने भी पूरे नहीं दिए थे मैंने, ओके, तो तो इतने में हो आपने गया। बेसिकली डेडिकेटेड सीएपीएफ का पढ़ाई करा है। आप जैसे बता हाँ रहे थे जी। कि एसएससी का कर रहे थे, तो आपने कभी सीडीएस, एफकेट एग्जाम का नहीं सोचा साथ में? नहीं, मैंने सिर्फ एक बार अटेम्प्ट किया है सीडीएस का, और उसके बाद क्लियर हो गया था, बट मैं देने नहीं जा पाया था इंटरव्यू। उसके अलावा मैंने कोई सीएपीएफ या सीडीएस या एफकेट के लिए कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं की। ओके, ओके, ग्रेट। ऑल राइट, सो गाइज, जैसे कि हमको प्रभात ने बताया पेपर 1, पेपर 2 उन्होंने क्या क्या बुक्स ली, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, और काफी शॉर्ट और क्रिस्पी करके इन्होंने बताया हमको, और साथ में कि एकदम डेडिकेटेड ट्रेनिंग, डेडिकेटेड प्रिपरेशन चल रहा था इनका। और आपका एसएससी का एग्जाम नहीं हो पाया, वरना आप वो भी देते, एंड सीडीएस का आपने जी दिया, यू कुड नॉट गो फॉर योर एसएसबी आल्सो, राइट? जी, वो ओके। कोइंसाइड कर रहा था इसके मेडिकल के साथ, अच्छा, इंटरव्यू एग्जाम वहाँ से? पे तो कोइंसाइड कर रहा था। हाँ जी, तो ओ, कोइंसाइड कर रहा था, तो इसलिए मैंने प्रिफर किया कि मैं सीएपीएफ देना चाहता था, तो मैंने इसको दिया। तो इस दौरान आप कोई जॉब कर रहे थे, या कुछ कॉलेज का हो चुका था कंप्लीट सब कुछ, या फिर साइड बाय साइड कुछ चल रहा है? मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी 2017 में, तो मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया। मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए अपना फुल फोकस के साथ प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके गाइस, सो हमने रिटन का क्लैरिफाई कर लिया है, एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू फिजिकल, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इस सीएपीएफ जी, एग्जाम का। सबसे पहले ये बताइए कि आपका रिटन क्लियर होने के बाद आपको कितना टाइम मिला फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड सेकेंडली, वर यू फिजिकली पहले से एक्टिव, या फिर आपको बहुत बड़ा टास्क था आपके लिए कि मुझे अभी फिजिकल के लिए भी तैयारी करनी है? एग्जाम हो गया था हमारा अगस्त में, और उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था जनवरी में। तो जनवरी के बाद उसमें डेफ वगैरह हमें फिल करना होता है, तो उसके बाद मार्च में मेरा फिजिकल था, मार्च में।
तो जो CAPF का फिजिकल है इतना कोई हार्ड फिजिकल नहीं है, बहुत ज्यादा मेरे को लगता है इजी फिजिकल है, क्योंकि सिर्फ 800 मीटर्स की हमें रेस है और सिर्फ लॉन्ग जंप है, हाई जंप भी नहीं है। राइट। तो मेरे को, तो मैंने इसके लिए 20-25 डेज प्रैक्टिस की थी कि एक बार में की रिदम बन जाए, उसके लिए प्रैक्टिस की थी। बट एज सच कोई हार्ड मैंने ना मेरे को कोई बड़ा टास्क लगा इसका फिजिकल, काफी इजी लगा मेरे को। तो मेरे को लगता है कि अगर आप फिट हो, मतलब ओवरवेट नहीं हो या फिर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजीली इसका फिजिकल कर सकते हैं। तो आप एग्जाम के टाइम पे भी फिजिकली एक्टिव रहते थे या पहले भी स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर या आप सिर्फ पढ़ाकू बच्चे रहे हैं? नहीं, एज सच मैं ना कोई पढ़ाकू बच्चा हूँ, और स्पोर्ट्स खेले हुए भी स्कूल टाइम में मैं थोड़ा बहुत खेलता था, उसके बाद तो काफी टाइम नहीं मिल पाया। बट मैं ओवरवेट वगैरह नहीं है, कोई वेट की प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इसको करने में। ओके। तो आपने जब मैंने आप गए होंगे स्पेसिफिकली सिर्फ फिजिकल के लिए, CAPF के लिए ही किया था। ओके ओके, तो आप जब जी फिजिकल के लिए गए होंगे तो आपने देखा हो काफी बच्चे इसमें छट भी जाते हैं। जी जी जी। वो मोस्टली जो इसमें से निकलते हैं वो लॉन्ग जंप में निकलते हैं या फिर 100 मीटर रेस में। जो थोड़े ओवरवेट होते हैं, जिनको वेट की प्रॉब्लम है, वो 100 मीटर रेस में थोड़े बाहर हो जाते हैं और लॉन्ग जंप में। बाकी 800 मीटर्स और जो शॉर्ट पुट होता है उसमें कोई मैंने बाहर होता हुआ नहीं देखा। मेरे बैच में तो कोई नहीं हुआ था। लॉन्ग जंप में हुए थे हाँ, क्योंकि लॉन्ग जंप में जो प्रैक्टिस नहीं करे थे एक भी दिन, वो मोस्टली बाहर हुए थे। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की थी, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब क्लियर कर लिया था। ओके। एंड एक और मिथ है कि जैसे जो हाइट दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो वो उसको जी कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है वहां पे, मतलब अगर हाइट आपका नीचे हो या कुछ हो? नहीं, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ था। मेरे बैच में एक बिल्कुल ही एज पे था, 165 थी उसकी, और क्राइटेरिया भी शायद 165 का ही है, तो उसकी शायद एक या मतलब थोड़ी सी कम थी, तो उनको बाहर निकाला था। अराउंड 3 या 4 लोगों को बाहर निकाल दिया था उस दिन, हाइट के यस, बेसिस पे। क्योंकि तो काफी बच्चों को लगता स्ट्रिक्टली है कि फॉलो किया था। मैडम हमारी एक दो कम भी होगी तो चल जाएगा, तो वो नहीं चलता है। नहीं नहीं, मतलब सेंटर टू सेंटर में भी डिपेंड कर सकता है कि कोई लीनियंट हो और आपको कर दे। बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई करता है, क्योंकि मैंने काफी केसेस देखे थे अपने साथ भी, जो जिनको बाहर कर दिया था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। करेक्ट करेक्ट। ओके ग्रेट। सो आपको, आपने अपनी तैयारी, आप कह रहे हैं कि जब आपको रिजल्ट पता लग गया, आपका रिटर्न क्लियर हो गया, उसके बाद ही आपने 20-25 दिन की डेडिकेटेड फिजिकल की तैयारी करी, राइट? और तभी जी जी आपने जी। अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा। हाँ जी। ओके। वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इससे पहले ही भरना होता है हाँ, तो फिजिकल डिटेल्ड के। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपनी क्या प्रेफरेंस दी कोर्सेज के लिए? माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज CISF, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड है CISF से, और सेकंड मेरी थी BSF ही, एंड थर्ड ITBP थी, फोर्थ CRPF थी, एंड फिफ्थ थी SSB। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं, जैसे सीआईएसएफ तो आपने हमें बताया, फैमिली बैकग्राउंड आपके मदर भी थे, मदर हैं और जी फादर भी थे। सो उसके बाद आपने हाउ डिड यू चूज कि मैं सेकंड क्या दूं, थर्ड क्या दूं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत होता है कौन सी बेस्ट है फोर्स। जी। BSF तो मैंने चूज की थी क्योंकि मेरे एक टीचर हैं, वो उनको मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, वो BSF में थे पहले। तो वो मुझे BSF के बारे में बताते रहते थे कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें। तो उससे मेरे को थोड़ा अटैचमेंट सा हो गया था BSF से एक। तो मैंने सोचा कि सेकंड इसलिए मेरी BSF आ गई थी। और थर्ड ITBP मैंने इसलिए चूज की थी जस्ट कि माउंटेन्स है, व्यू अच्छा रहेगा, थोड़ा रहने में मजा आएगा। बाकी मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं थी CRPF और SSB के लिए। ITBP मतलब बाकी तीनों के लिए मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं थी, जस्ट मैंने ऐसे ही पुट कर दिया था उनको रैंडम ऑर्डर में। मेरी फर्स्ट ये दोनों ही थी। ओके ग्रेट। सो गाइस, डीएएफ और इंटरव्यू के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम एक और एस्पेक्ट क्लियर कर लेते हैं मेडिकल का। सो प्रभात, आई थिंक मेडिकल उसी दिन हो जाता है फिजिकल के या फिर अगले दिन बुलाया जाता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिकल का? फिजिकल के बाद हमारे टेस्ट हुए थे मेडिकल के लिए, और फिर हमें नेक्स्ट डे जो फोर्ड हेडक्वार्टर का होता है हॉस्पिटल, उसमें रिपोर्ट करना था। तो उसमें जाके हमारे जो बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं, आई टेस्ट वगैरह, ये सब टेस्ट हुए थे, और उसके बाद री मेडिकल मिला था मेरे को एक्चुअली। तो उसके बाद बस मतलब टेस्ट वगैरह ही होते हैं, ऐसा कोई इसमें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है मेडिकल, क्योंकि अगर री मेडिकल भी हो कई बार मिल जाता है,
तो उसमें भी आपको 15 दिन का मेरे को टाइम मिला था अपील करने के लिए। उसके बाद री मेडिकल में बुलाया गया था और उसमें भी इजीली कुछ प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। आराम से मेरे को री मेडिकल के लिए डॉक्टर ने लिख के दे दिया था कि आप अपील कर सकते हैं और उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, सो मेडिकल अगर आपको एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है आपके शरीर में तो जी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इज कि आप फिजिकल निकाल लें, राइट, एंड हाँ उसके बाद फिजिकल। आपका मेडिकल अगले दिन तक हो ही जाएगा कंप्लीट। तो आपको जो तभी मेडिकल पता में लग मैंने गया था? मैम एक चीज बतानी थी, मेडिकल में मैंने नोटिस किया था जो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर होते देखा था जिनकी ओह, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जो वहां पे जाकर नर्वस हो रहे थे जो भी कुछ था। तो ब्लड प्रेशर की वजह से काफी लोगों को री मेडिकल भी मिला था और काफी लोग री मेडिकल में से भी सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए बाहर हुए थे। तो ब्लड प्रेशर अपना अगर ऑफ किसी को कोई कोर्स, प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन वगैरह कर सकता है। राइट राइट राइट, ओके। गाइस, पॉइंट टू नोट कि ब्लड प्रेशर की वजह से भी रिजेक्शन हो रहा है। एंड यस, ओके, सो आपको उसी टाइम पता लग गया था कि मेडिकल का आपका क्लियर हो गया है? मतलब हाँ, फर्स्ट, री मेडिकल के लिए हमें हाँ मतलब सेकंड डे जब हमें बुलाया था तो उसके बाद सबको क्लियर कर दिया था कि आपका री मेडिकल है या फिर आपका क्लियर है, वहीं पे क्लियर हो गया था। ओके, और हमें री मेडिकल के लिए वो फॉर्म दे दिया गया था कि आप अपील कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस उन्होंने अच्छे से बता दी थी कि कैसे कैसे करना है। तो उसके बाद हमने फॉलो की और री मेडिकल के लिए गए। री मेडिकल में एक देखा मैंने कि लोगों के जो जैसे एक था मेरे साथ एक, तो उसको 6 दिन जाना पड़ा था री मेडिकल के लिए। तो अगर अच्छा, आप कहीं बाहर से हो, दिल्ली से नहीं हो, तो आप एक बार फोकस मतलब इस तरह से प्लानिंग करके आना कि आपको हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम भी रुकना पड़े। राइट मेरे राइट को दो राइट, दिन जाना पड़ा था री मेडिकल के लिए भी, और किसी किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, तो ऐसे वो हो जाता है री मेडिकल के टाइम पे क्योंकि काफी ज्यादा लोग होते हैं और सब एक साथ आते हैं तो उसमें करेक्ट, टाइम भी लग जाता है। तो आप प्रिपेयर होके आइएगा जो अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो। राइट, ओके, ग्रेट। सो नाउ वी हैव डन फिजिकल एंड मेडिकल, और अब हम आ रहे हैं आपके इंटरव्यू पे, जो एक बहुत ही बड़ा हर्डल है और उसके खुद के एक मार्क्स भी हैं। एंड सो आपने जैसे बताया डीएफ आपने फॉर्म भरा एंड यू हैड गिवन सीआईएसएफ एज अ फर्स्ट रेफरेंस। तो सबसे पहले इंटरव्यू का हम ये जानना चाहेंगे कि आपका मेडिकल के बाद कितना गैप था इंटरव्यू में, और आपको कब पता चला आपकी डेट्स क्या है, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट? मेरे को हमारा मार्च में था, मेडिकल वगैरह हो गया था और फिर उसके बाद मेरा 14 मई को री मेडिकल कंप्लीट हुआ था, 14 मई को। और उसके बाद जून के सेकेंड वीक में हमें पता लग गया था कि हमारी डेट्स आ गई थी। जुलाई में इंटरव्यू था तो सेकेंड वीक ऑफ जून में हमारी डेट्स आ गई थी। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग की थी और उससे मेरे को लगता है मेरी काफ़ी हेल्प भी हुई थी। तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे इंटरव्यू में जिसकी वजह से थोड़ी मेरी रैंक भी मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो गई। आई स्कोर्ड 105 मार्क्स। तो मेरे दैट्स को वेरी काफ़ी गुड, हेल्प वेरी हुई गुड उससे। स्कोर। जी थैंक यू। और तो उसके लिए आप कर सकते हैं, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप हेल्प ले सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू दें अपने। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को किसी को मॉक इंटरव्यू दें क्योंकि उनका जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई प्रोफेशनल अगर आपके पास कोई है जो कोचिंग वगैरह में हेल्प कर सके तो आप उनकी जरूर हेल्प ले सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ मेरे को लगता है कि किसी फैमिली या फ्रेंड की लेते हैं तो उनकी मेरे को लगता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है काफी डिफरेंट होता है, तो राइट उसमें इंटरव्यू में हेल्प नहीं हो पाएगी। राइट जी। राइट, ओके। सो तो इंटरव्यू के लिए आपने मॉक टेस्ट लिए एंड उससे आपको हेल्प मिली। एंड तो इंटरव्यू में जी आपसे क्या पूछा गया सबसे पहले? डीएफ फॉर्म के बारे में पूछा, कितना पूछा गया, कितनी वेटेज आपकी डीएफ को दी गई, और कितनी वेटेज बाकी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस या अवेयरनेस उनको ज्यादा वेटेज दी गई? जो इंटरव्यू में था वो 30 to 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। एंड उसमें डीएफ में मेरे को सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे डीएफ को उन्होंने ज़्यादा वेटेज नहीं दी थी। उससे सिर्फ कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछे थे। एक तो मेरी हॉबी से क्वेश्चन पूछे थे और एक मेरे सिर्फ ये जो मेरा बैकग्राउंड है इस इंजीनियरिंग की है मैंने आईटी से, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। एंड एक्चुअली वो क्वेश्चन काफ़ी फनी था जिसका मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि उसका आंसर कैसे करूँ। राइट तो और एक जो मेरे को कोचिंग करके एक हेल्प मिली थी इंटरव्यू के लिए, वो सबसे बड़ी हेल्प ये थी कि मेरे को लगता था कि हमें सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब देना जरूरी होता है।
तो लेकिन मेरे को कोचिंग में जाके ये पता लगा कि हर क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं देना। राइट। अगर हमें कुछ चीज नहीं आता और हम उसको सच बोल दें कि हमें नहीं पता, तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इंटरव्यू पे। तो जो इंटरव्यू में अगर मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्लियरली कोई झूठ बोलना या कुछ बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने डायरेक्टली मना किया कि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो राइट। वो काफी, और इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, काफी अच्छे से फ्रेंडली थे, तो बिल्कुल भी नर्वस होने नहीं दिया उन्होंने मेरे को। सिर्फ एक थे, वो 4 लोगों का पैनल था, तो उसमें से एक थे जो थोड़ा हार्शली थे, थोड़ा रूड। वो भी मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरे को चेक कर रहे होंगे। तो उस ये सब के लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, तो मेरे को इंटरव्यू में सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे इंटरव्यू। ओ ग्रेट। तो आपका जो न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स आप पढ़ते थे, आपने इतनी सारी जो पढ़ाई करी, क्या वो आपको इंटरव्यू में लगा कि वो हेल्पफुल रही आपको? जी जी, इंटरव्यू में मेरे को लगता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हुआ या डिफेंस से रिलेटेड हुआ या जो भी पॉलिटिक्स में इस वक्त करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड हुआ, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उन्होंने मतलब काफ़ी रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछा था, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है, या फिर जो अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछे थे इंटरव्यू में, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, जो गवर्नेंस से रिलेटेड कैसे होनी चाहिए, या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसमें कोई मेरे से कोई एमसीक्यू वगैरह, या मतलब जो सिर्फ हार्ड फैक्चुअल बेस्ड पे मेरे से कोई नॉलेज चेक नहीं की उन्होंने। उन्होंने सिर्फ एक जनरल नॉलेज होती है, वो उसको चेक करने की कोशिश कर रहे थे। ओके। सो कितना लंबा चला आपका इंटरव्यू? 30 to 35 मिनट्स चल रहा था और इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू मोस्टली कौन सबका सी इतना लैंग्वेज था। में दिया? मैंने हिंदी में दिया था इंटरव्यू। हिंदी में? जी। तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, या फिर मतलब कैसे? ये बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि हिंदी में दे सकते हैं, मार्क्स कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं मतलब जाके एंट्री किया, तो उन्होंने क्वेश्चन ही हिंदी में मुझसे पूछा था, तो मैंने जवाब भी हिंदी में दे दिया। जो फर्स्ट सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, फिर सेकंड मैम ने मेरे से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा था, बट आई आई चोज टू स्टे टू हिंदी टू टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो मैंने फिर हिंदी में उसका पूरा जवाब दिया। तो वो फिर मेरे से हिंदी में ही कर रहे थे, उन्होंने ऐसा मेरे से बोला नहीं कि इंग्लिश में अच्छा जवाब दो अच्छा, या तो फिर आप नेचुरली इस हिंदी में ही हो लैंग्वेज गया में करना। आपका? जी जी जी। और मोस्टली मेरे को लगता है, जैसे मैंने आके बाहर बात भी की, तो मोस्टली 90% लोगों ने हिंदी में ही दिया था अपना इंटरव्यू। सिर्फ जो हिंदी में बिल्कुल ही अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर केरला वगैरह से एक दो मेरे आए हुए थे जानने वाले, तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश को प्रेफर किया था। बट लैंग्वेज इज नॉट अ बिग इश्यू इन इंटरव्यू। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें दे सकते हैं, बट अपने आप को सिर्फ हाँ एक्सप्रेस अच्छे से करना है, नर्वस नहीं होना, सिर्फ यही मैटर करता है। वो तो बिल्कुल सही बोला आपने। एंड any questions you would like to share with all the students, या any incident जो इंटरव्यू में आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था? जी, मेरे को मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया था कि आईटी बीटेक आईटी था। तो एक सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें किसी कंट्री पे साइबर अटैक करना है, तो उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, पूरे डिटेल में बताओ। तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था, तो मैंने काफी सोचा भी, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सिर्फ मना कर दिया कि सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप आईटी से पढ़े हुए, तो आपने क्या पढ़ा है? मैं कहा सर इतना तो नहीं आता। तो मैंने क्लियरली उन्हें बता दिया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका। तो बस हाँ। ये था। और एक मेरी हॉबी है स्नूकर खेलना। तो उन्होंने उससे पूछा था कि आपकी रियल लाइफ में क्या हेल्प कर सकता है स्नूकर खेलना। तो हाँ। मैंने उनको 2-3 चीजें बताई कि सर फोकस में हेल्प करता है, इन सब चीजों में हेल्प करता है। मैंने 2-3 चीजें बताई अपनी तरफ से। तो बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने मुझसे कहा और बताओ और बताओ। तो काफी देर तक वो करते रहे। तो जब तक उन्होंने मेरे से 10-15 चीजें ना निकलवा ली, तब तक वो करते रहे, मेरे को पुश करते रहे। तो हाँ। वो एक अलग एक्सपीरियंस था हाँ, करेक्ट मेरे को करेक्ट। काफी। सो एंड आपसे ये भी पूछा होगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस या ऐसे क्यों है? कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, मेरे से इस रिलेटेड में कोई कोई क्वेश्चन नहीं था, ना मेरे ओके। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई क्वेश्चन था, ना उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन तक भी नहीं लिया। सिर्फ जाते डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह करे। अच्छा। और okay, जी, कोई राइट। डेप से रिलेटेड मेरे से सिर्फ ये हॉबी और एक जो आईटी से रिलेटेड, बस ये 2 क्वेश्चन थे। बाकी जनरल क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने, जो उस वक्त जो
जैसे सिचुएशन थी या जो भी चल रहा था, जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, हाँ जो मतलब बहुत फेमस पॉलिसीज थी, उन्हीं के बारे में उससे पूछा है। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम हो देने में। अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो और डीप में एडिटोरियल्स भी नहीं, सिर्फ जो चल रहा है सिर्फ उसी से अवेयर भी हो, तो भी आप इजीली दे सकते हो। कॉमन सेंस के ऊपर आराम से इंटरव्यू हो सकता है। सिर्फ अच्छे से वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और वो नर्वस होने भी नहीं देते, काफी कोर्डियल होते हैं, बिल्कुल बड़े अच्छे से फ्रेंडली होकर बात करते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक इंटरव्यू भी। हाँ, यस ऑफ कोर्स। एंड मे आई आल्सो आस्क यू, आपने कपड़े क्या पहन के गए थे आप अपने इंटरव्यू में, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लगे कि कैसा लगना चाहिए, किस तरह के कपड़े चल जाते हैं। फॉर्मल्स में गया था, मैंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनी थी और विद अ टाई। एंड यू कैन ऑल्सो गो इन अ सूट, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो आई चूज नॉट टू। और मैं सिर्फ फॉर्मल्स में सिंपल गया था। एंड मोस्टली यही था कि वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर, सबका यही था मोस्टली। हाँ तो जी। उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि अलग लगता है फिर वहां जाके, बट चूज कर सकते हैं आप अपनी। लाइट शर्ट होनी चाहिए और डार्क कलर का ट्राउजर हो तो चलता है, और टाई अच्छी होनी चाहिए बस। ये मेरे को जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि टाई अच्छे से अच्छी लगा के जाना, तो फिर उसके लिए मैंने स्पेशल एक टाई भी ली थी। तो ओके बस इतना ही था उस। ओके। जी। सो एनी पर्टिकुलर बुक्स बच्चों को पढ़नी चाहिए जिसमें इंटरव्यू में कुछ एक्स्ट्रा मतलब हेल्प करेगा, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, या कुछ आपका ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, ऐसा कुछ और इंटरव्यू के लिए आप सजेस्ट करोगे? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो फोर्सेस हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनको हम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपना एक ओपिनियन और इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, मेरे को लगता है इंटरव्यू में। राइट, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, किस फोर्स में जा रहे हो। जब जी। सीएपीएफ में जा रहे हो तो आपको पूरा आइडिया रहे आप क्या हाँ करने जी। वाले हो। राइट, ओके, जी। सो ग्रेट, वी हैव टॉकिंग अबाउट वी हैव स्पोकन अबाउट written, we have done physical, medical and interview. Okay, so now I would like to ask you, after interview आपको कितना टाइम लगा फाइनल रिजल्ट आने में, एंड उसके बाद आपके कितने मार्क्स हर चीज में, अगर आप हमें ब्रेकअप करके बता सके कितने आए, एंड उसके बाद अभी कितना टाइम हो गया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रेनिंग। जी। इंटरव्यू मेरा 16th ऑफ जुलाई को था, एंड लास्ट इंटरव्यू मेरे हिसाब से 24th ऑफ जुलाई तक चले थे। बट उसके बाद फिर 1 वीक आफ्टर फ्राइडे को 2 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ गया था, तो उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया था उस चीज़ में। एंड जो मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइंड मार्क्स थे वो 188 मार्क्स थे, एंड इंटरव्यू में मेरे 105 मार्क्स थे, तो मेरे टोटल 293 मार्क्स थे। एंड अभी ओके, 1 साल हो गया है, उसकी हम वेटिंग कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग की, पता नहीं क्यों ये आई स्पेशल थिंक पैंडेमिक सर्कमस्टांसेस की वजह हैं। से भी काफी डिले हो गया है, वरना इतना डिले नहीं होता। ओके, होता है यूजुअली, तो नहीं होता है जी। हाँ, तो आप लोग आप टच में हैं अपने बैच से, मतलब जिन्होंने आप सबने साथ में 2018 का जो आपका बैच है, आर यू इन टच ऑलरेडी, एंड हाउ डज इट फील, आपकी फैमिली को कैसा लगा जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और आपको कैसा लगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन गजेटेड ऑफिसर रैंक ले ली है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी दिन तक तो चेहरे पे स्माइल ही रहती है जब एग्ज़ाम क्लियर होता है। एंड फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट थी, क्योंकि मदर तो जैसे मैंने बताया कि सीआईएसएफ में ही है, तो उनको यस, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जी, उनका एक सीनियर पोस्ट पे जा रहा हूँ उनसे। तो और उसके अलावा हाँ, हम बीएसएफ के जो जितने भी हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, टच में हैं, ग्रुप में हैं। काफ़ी अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जो अगर मतलब एक बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है कि ये एग्ज़ाम करना भी, अगर कोई करना चाहे तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद, क्योंकि इतना एडवेंचर शायद ही किसी डेस्क जॉब में आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल करना चाहिए। काफ़ी रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, सैलरी भी अच्छी है,
एडवेंचर है तो जिंदगी में चाहिए भी क्या किसी को। yes 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 definitely and we'll also wait कि आप जल्दी से ज्वाइन करें and फिर जैसे ही आपकी वर्दी में फोटो आएगी we'll definitely like to share it with everybody and Thank you. all the very best to you और अगर Thank you. हमारे स्टूडेंट्स आपसे कुछ कांटेक्ट करना चाहें आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेरीज होगी तो आई विल टेल देम कि वो कमेंट सेक्शन में लिख दें सो दैट आप अगर वो क्वेरी सॉल्व कर Okay. सकते हैं उनकी अगर थोड़ा सा उनको भी गाइडेंस मिलेगा तो प्रोबेबली उनका भी नाम अगली बार लिस्ट में आ जाएगा एंड इस बिल्कुल, बार बिल्कुल। मैं बच्चों try का करूँ। बहुत ही लंबा डिले हो गया है पैंडेमिक की वजह से 2020 सो वी आर ऑल्सो वेटिंग जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए सो थैंक यू सो मच जी। प्रभात थैंक यू आपने इतना इनपुट्स दिया और इतने समरी वे में हमको बता दिया कैसे कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू प्रभात Thank you, ma'am. Thank you very much. Hey guys, hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon to stay updated for the upcoming videos. Till then, Jai Hind.